सिंदूर की शादी आरंभ से हुई थी। सिंदूर एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी और आरंभ भी एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था और अभी कुछ खास कामकाज नहीं करता था। कायदे से अभी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी लड़का और लड़की दोनों के माता पिता को बस यही लगता है कि उम्र हो गई तो लड़का और लड़की की शादी कर दो। और यही हुआ आरंभ और सिंदूर के साथ। आरंभ के पिताजी एक टीएमटी फैक्ट्री में काम करते थे और अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने काम में जाना बंद कर दिया था। आरंभ भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। एक काफ़ी बड़ा घर था जो कि आरंभ के पिताजी को पुश्तैनी जमीन जायदाद से बंटवारे के रूप में मिला था, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते थे। आरंभ की दो बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी और अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए ही आरंभ के पिताजी ने अपनी वह हवेली गिरवी रख दी थी, जिसे अभी तक वह छुड़ा नहीं पाए थे और उसका ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। और आरंभ उस घर का बड़ा लड़का था। उससे छोटा उसका एक भाई था, सोनू, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। आरंभ बहुत ज़्यादा नहीं कमाता था। घर का एक भाग फैक्ट्री में काम करने वाले मैनेजर को किराए पर दिया गया था, जिसके किराए से घर के कर्ज की किस्तें चुकाई जाती थी। बाकी खेती बाड़ी थी जिससे राशन पानी हो जाता था। अब आरंभ की शादी हो जाने के बाद आरंभ के माँ पिता बार बार आरंभ के ऊपर घर में अधिक पैसे देने का दबाव डालने लगे। बात बात पर आरंभ को ताना मारा जाने लगा कि अब तेरी पत्नी भी आ चुकी है, कल को तेरे बच्चे भी आ जाएंगे, सबका खर्चा क्या हम ही चलाएंगे। ज़्यादा पैसे कमा कर ला और घर खर्च में सहयोग कर। तू इस घर का बड़ा बेटा है, तेरी जिम्मेदारी बनती है। और सिंदूर को भी बात बात पर ताना मारा जाने लगा कि घर में क्या ऐसे ही खाने वाले लोग कम थे कि एक और आकर बैठ गई। ऊपर से इसका पति कुछ कमाता कजाता भी नहीं, मुंह उठाकर दोनों बस खाने के लिए चले आते हैं। और पता नहीं क्या क्या ताने आरंभ और सिंदूर को मारे जाने लगे, जबकि आरंभ और सिंदूर अपना व्यक्तिगत खर्चा खुद चलाते थे और घर का अनाज तो घर के खेतों से ही आता था। छोटा भाई भी कोई बहुत छोटा नहीं था, आरंभ से बस 1 साल ही छोटा था, पर उससे कोई खर्चा नहीं मांगा जाता था क्योंकि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। आरंभ बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और साथ ही साथ सिंदूर भी, क्योंकि माँ बाप उन दोनों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। एक एक रोटी खाने पर उन्हें 100 ताने सुना दिए जाते थे। अगर देखा जाए तो आरंभ के पिताजी ने भी क्या किया था। आखिर उन्हें भी तो जो कुछ मिला था पुश्तैनी जमीन जायदाद का हिस्सा था और पुश्तैनी खेती थी। खुद तो वह भी एक टीएमटी फैक्ट्री में ही काम करते थे और वही काम आज उनके दोनों बेटे कर रहे थे। लेकिन यह बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी और उन्हें लगता था कि आरंभ और सिंदूर का अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर पड़ रहा है। तंग आकर आरंभ ने सऊदी अरब जाकर काम करने की सोची, क्योंकि उसके एक दो दोस्त वहाँ गए थे और अच्छा खासा कमा रहे थे। सिंदूर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि आरंभ वहाँ जाए, लेकिन जैसे ही आरंभ के माता पिता ने सुना कि आरंभ सऊदी अरब जाकर कमाना चाहता है तो वहाँ दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि उनका बेटा एक दूसरे देश में जा रहा है, अपनी पत्नी, माँ बाप और परिवार से इतना दूर। हो सकता है उसकी पत्नी को इस बात से तकलीफ़ हो रही हो। उन्हें यह सब कुछ नहीं दिख रहा था और उन्होंने आरंभ को सऊदी जाने दिया। सिंदूर तड़प कर रह गई थी, पर वह क्या करती। आरंभ सऊदी से 2-3 महीनों के बाद अच्छे खासे पैसे घर भेजने लगा, जिससे घर में सब बहुत खुश थे सिवाय सिंदूर के, क्योंकि पैसे तो उसके सास ससुर के हाथ में आते थे। उसे तो सिर्फ अपने पति आरंभ का इंतज़ार होता था, जो कि 1 साल के बाद आया। 1 साल में ही आरंभ ने घर के कर्ज के लगभग 70% पैसे दे दिए थे और थोड़े बहुत पैसे बचे थे, जिसके बाद वह घर वापस उनका हो जाता। अब आरंभ के माँ बाप आरंभ और सिंदूर से बहुत खुश थे, क्योंकि अब आरंभ अच्छे खासे पैसे कमाकर घर में दे रहा था और सिंदूर उसकी पत्नी थी। पहले इनके एक एक रोटी खाने पर ताना मारा जाता था, अब इन्हें पूछ पूछ कर खिलाया जा रहा था। आरंभ सिर्फ 1 महीना घर में रहा। उसके बाद आरंभ के माता पिता दोबारा उसके ऊपर दबाव डालने लगे कि वह वापस सऊदी अरब चला जाए और कमाई करके घर को छुड़ा ले। लेकिन इस बार सिंदूर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि आरंभ मुझसे दूर जाए, और ना ही आरंभ का मन था, क्योंकि कुछ भी हो अपना देश तो अपना ही होता है। आरंभ ने बोला भी कि अब थोड़े बहुत पैसे बचे हैं,
जिसे कि वह यहीं पर मेहनत करके चुका देगा, या फिर इस बार छोटे बेटे सोनू को सऊदी भेज दो, आखिर सारी जिम्मेदारी मेरी ही तो नहीं। लेकिन नहीं, माँ बाप ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर उसे मजबूर कर दिया कि वह बाहर देश में जाकर कमाई करे। उनका कहना था, छोटा बेटा अभी छोटा है, उसे इतनी अक्ल नहीं। जबकि उम्र में सोनू आरंभ से मात्र 1 साल छोटा था और पिछले 1 साल से तो आरंभ ही दूसरे देश में रह रहा था। आरंभ को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसके माता पिता का लगाव उसके छोटे भाई के प्रति ज़्यादा है। वह उनका लाडला है और वह उसे अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन से ही आरंभ ने यह सब कुछ देखा था कि उसके माता पिता का सोनू के प्रति विशेष स्नेह था। शायद छोटा होने की वजह से आरंभ सोच रहा था कि उसके माता पिता सोनू के ऊपर कभी कोई जिम्मेदारी नहीं डालेंगे, सारी जिम्मेदारियां उसे ही निभानी है, भले ही वह अपनी पत्नी से वर्षों दूर रहे। उसकी पत्नी का दर्द उन्हें नहीं दिखता। खैर, आरंभ फिर सऊदी अरब चला गया। सिंदूर आंखों में आंसू लिए उसे जाता हुआ देखती रही, लेकिन उसे रोक ना पाई। पता नहीं क्यों इस बार सिंदूर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सुहाग के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन पैसों की वजह से उसे जबरन वहाँ भेज दिया गया। सिंदूर का मन बहुत बेचैन हो रहा था। खैर, आरंभ पहुँच चुका था और फ़ोन पर उसकी सिंदूर से बात भी हो चुकी थी। सिंदूर को थोड़ी तसल्ली मिली। 2-3 महीने बीत चुके थे। आरंभ ने लगभग 90% कर्ज चुका दिया था, जिससे आरंभ का पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि उनका घर उन्हें वापस मिलने ही वाला था कि तभी एकाएक बहुत बुरी खबर आई। सिंदूर का सिंदूर उजड़ चुका था। आरंभ की मृत्यु हो गई थी। आरंभ दुबई में जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ पर कुछ हादसा हुआ था जिसमें आरंभ की मृत्यु हो गई थी। सुनकर सिंदूर की तो सारी दुनिया उजड़ गई और पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, पर जो होना था हो चुका था और इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क सिंदूर को पड़ा था। उसका सब कुछ चला गया था। समय गुजारने के साथ धीरे धीरे सब लोग सामान्य हो गए, लेकिन सिंदूर, वह अभी भी गहरे सदमे में थी कि तब तक घर में नया ड्रामा शुरू हो चुका था। अब सिंदूर पूरी तरह से घर वालों के लिए बोझ बन चुकी थी, क्योंकि जब तक उसका पति कमाकर घर में दे रहा था, घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था, घर का कर्ज चुका रहा था, तब तक वह बहुत अच्छी थी। लेकिन अब उसका कमाऊ पति ही नहीं रहा था, तो वह उनके किसी काम की नहीं थी। सिंदूर के माता पिता को भी उससे कोई खास मतलब नहीं था। उनके हिसाब से उन्होंने बेटे की शादी कर दी। अब उसकी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की है और उसे अब ससुराल में ही रहना है और ससुराल के हिसाब से ही उनके रहमो करम पर रहना है। ससुराल में सिंदूर का जीना मुश्किल हो रखा था। उसे एक एक रोटी के लिए तरसाया जाता था। आरंभ ने इतने दिनों जो भी कमाया था, वह सब कुछ घर का कर्ज उतारने में लगा दिया था और सिंदूर और खुद के लिए कुछ भी नहीं बचाया था। इसलिए सिंदूर के पास कोई पैसा नहीं था। सारा पैसा उसके सास ससुर के पास आता था, जिसमें से उन्होंने कुछ घर का कर्ज उतारने में और कुछ अपने पास रखे थे। लेकिन अपने उसी बेटे की विधवा को एक रोटी खिलाने में 100 बार सोचते थे। ऊपर से अब सिंदूर को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। आरंभ का छोटा भाई सोनू, उसकी बुरी नज़र सिंदूर पर पड़ गई थी। वह अजीब सी नज़रों से सिंदूर को घूरता रहता था। सिंदूर उसके नीयत को समझती थी और उससे दूर रहती थी। 1-2 बार सिंदूर ने अपनी सासू माँ से कहा भी था, यह सोनू मुझे अजीब सी नज़रों से घूरता है, तो सासू माँ ने उसे बोल दिया था, अरे एक तो तू जवान औरत, ऊपर से विधवा, खुद को थोड़ा ढक कर रखा कर। ऐसी औरतों को देखकर जवान लड़कों का मन तो बहकता ही है। अपने नीच बेटे की गलती उन्हें नहीं दिख रही थी। उन्हें दिख रही थी तो सिंदूर की जवानी। या नहीं दिख रहा था कि उनके पैसे की हवस ने ही सिंदूर के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया है और अपने एक बेटे की विधवा की रक्षा भी अपने दूसरे चरित्रहीन बेटे से वह नहीं कर पा रही थी। सिंदूर को समझ में आ गया था कि इस घर में वह सुरक्षित नहीं है और उसे खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए वह हर वक्त अपने पास एक चाकू लेकर घूमती थी और अगर उसे थोड़ा भी ऐसा लगता था कि सोनू उसके साथ कुछ गलत कर सकता है, तो वह तुरंत ही चाकू निकाल लेती थी। इसलिए सोनू की हिम्मत नहीं होती थी सिंदूर के पास भी फटकने की। सोनू अपनी माँ से शिकायत करता था कि सिंदूर उसके ऊपर झूठे गंदे इल्ज़ाम लगाती है, जबकि वह ऐसा कुछ नहीं करता।
तब सोनू के माँ बाप सोनू का ही साथ देते थे और सिंदूर को ही बुरा भला बोलते थे और बोलते थे पति को गुजरे अभी कुछ महीने भी नहीं बीते हैं कि यह अपने रंग दिखा रही है, मेरे छोटे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। सिंदूर को पता था कि वह किन नीच लोगों के बीच में रह रही है, इसलिए वह कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए वह सोनू से दूर ही रहती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी सिंदूर ने कल्पना भी नहीं की थी। सिंदूर के घर में किराए पर रहने वाला टीएमटी फैक्ट्री का मैनेजर, उसने सिंदूर के सास ससुर से सौदा किया सिंदूर का और बोला वह कुछ महीनों के लिए ही यहाँ पर है, उसके तुरंत बाद वह दूसरे शहर में चला जाएगा और यहाँ दूसरा मैनेजर आ जाएगा। जब तक वह यहाँ अकेला है सिंदूर को उसके पास रख दिया जाए, इसके बदले वह एक अच्छी खासी रकम उसके सास ससुर को देगा और पैसों के लिए सिंदूर के सास ससुर उसके ऊपर दबाव डालने लगे, तुझे ऐसा करना ही पड़ेगा ताकि इस घर का बाकी कर्ज भी उतर सके और यह घर हमारा हो जाए, फिर तू आराम से घर में रहना और घर के अंदर क्या हो रहा है कौन जानता है। देख, आराम ने तो इस घर का 90% कर्ज चुका ही दिया, अब तुझे मौका मिला है, तू चाहे तो इस घर का 10% कर्ज चुका सकती है और यह बात घर के अंदर ही तो रहेगी, फिर तू मालकिन बनकर इस घर में रहेगी। सिंदूर ने बोला, आप लोगों को शर्म नहीं आती अपनी बहू का सौदा करते हुए, जिसके पति ने इस घर का 90% कर्ज चुका दिया, तब तो उसकी पत्नी को एक रोटी देने में हालत ख़राब हो रही है और बात करते हो बाकी का कर्ज चुका देने पर। इस घर के मालकिन बनकर रहने की तुम लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, और क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाकर अपने बेटे को। लेकिन उसके सास ससुर को कुछ भी नहीं समझना था और उन्होंने बोला, देख तू हमारे रहम पर इस घर में रह रही है, हमारा बेटा जा चुका है तो हम चाहे तो तुझे धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे। तू हमारी लगती ही क्या है, जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो तुझसे हमारा क्या लेना देना, क्योंकि तेरी कोई औलाद भी नहीं है जिसका तू हमें हवाला देगी। तो अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा और इस घर के लिए तुझे कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। 6 महीनों के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार है वह मैनेजर, जिससे घर का बचा खुचा कर्ज भी उतर जाएगा। बस तू हाँ कर दे, उसके बाद तू आराम से ज़िंदगी भर यहाँ रहना। लेकिन सिंदूर को समझ में आ चुका था कि जिस पति ने इस घर परिवार के लिए अपनी जान दे दी, उसकी पत्नी की इस घर में क्या हैसियत है कि पति के मृत्यु के बाद उसका सौदा किया जा रहा है, वह भी उसके खुद के सास ससुर और देवर के द्वारा। और अगर उसने डर के मारे आज उनकी बात मान ली तो उसके बाद जब वह अपनी इज्जत बेच देगी तब तो उसकी और भी कोई हैसियत नहीं रहेगी और यह लोग तुरंत उसके ऊपर बदचलनी का आरोप लगाकर उसे घर से निकाल देंगे, या फिर क्या पता कल को इसे वह अपना धंधा ही बना ले, क्योंकि वह कितने नीच और घटिया है यह बात उसे अच्छे से समझ में आ चुकी थी और उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वह इन घटिया लोगों की बात कभी नहीं मानेगी। इन्हीं लोगों के पैसों की हवस की वजह से आज उसका सिंदूर उजड़ा था और अब वह उसके चरित्र को उजाड़ना चाहते थे। सिंदूर ने ठान लिया था कि अगर उन लोगों ने उसके साथ कुछ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस का सहारा लेगी, लेकिन अपनी इज्जत से समझौता कभी नहीं करेगी। और उसके सास ससुर ने भी ठान लिया था कि अगर सिंदूर उनकी बात नहीं मानेगी तो वह उसे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब वह उनके किसी काम की नहीं थी। उसका कमाऊ पति जा चुका था। इस सब उधेड़-बुन में 1 सप्ताह और बीत गया और सिंदूर के सास ससुर उसे मैनेजर के पास जाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसके लिए वह नहीं मान रही थी, तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहे थे। सिंदूर ने पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए, क्योंकि वह एक पुश्तैनी घर था और उसके पति के नाम पर कुछ भी नहीं था। इसलिए पुलिस वाले भी सिंदूर से बोले कि वह अपने सास ससुर को मना ले तो वह उनके घर में रह पाएगी, वरना वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिंदूर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। उसका कोई ठिकाना नहीं था। इस दुनिया में अपना कहने के लिए उसका कोई नहीं था, क्योंकि जिसके माँ बाप ने ही उसे त्याग दिया हो, यह सोचकर कि हमने बेटी की शादी कर दी, मतलब अब हमारी बेटी हमारे लिए मर गई, उसे दुनिया में और किसका सहारा मिलेगा। सिंदूर ने सोच लिया था कि वह अपनी जान दे देगी, लेकिन अपने सास ससुर की
या घटिया बात नहीं मानेगी और वह अपने घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी क्योंकि सास ससुर ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और मैनेजर उसे खा जाने वाली नज़रों से बालकनी से घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था कि अब तो तेरे सर पर छत भी नहीं रही, अब तो मैं जब चाहूँ तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। एक अनजान आदमी सिंदूर के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने बोला, मुझे आरम की पत्नी से मिलना है, क्या यह आरम का घर है? सिंदूर ने बोला, जी मैं ही हूँ आरम की पत्नी, बोलिए क्या काम है? अब तो वह इस दुनिया में रहे नहीं। उस व्यक्ति ने बोला, जी मुझे पता है और इसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी है। सिंदूर ने बोला, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तो उस व्यक्ति ने बोला, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? सिंदूर ने बोला, जी नहीं, हम अंदर बैठकर बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इस घर से निकाल दिया गया है, क्योंकि अब मेरा पति नहीं रहा तो मैं इनके किसी काम की नहीं रही। लेकिन हाँ, चलिए हम किसी पेड़ के नीचे बैठकर बात कर सकते हैं। वह व्यक्ति हैरान हो गया और बोला, चलिए सामने चाय की दुकान पर बैठकर बात करते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। सिंदूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसे उसके ऊपर भरोसा भी नहीं था। पता नहीं कौन व्यक्ति है और किस लिए आया है। सिंदूर ने अपनी कमर में खोसे चाकू के ऊपर हाथ घुमाया। चाकू अपनी जगह पर सही सलामत था। सिंदूर उस आदमी के साथ चाय की दुकान पर चली गई और उस आदमी ने 2 कप चाय ऑर्डर की और बोला, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ और इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। बहुत मुश्किल से आपको खोजता हुआ यहाँ तक आया हूँ, प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिएगा। सिंदूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह आदमी क्या बोले जा रहा है और वह किसी की क्या मदद कर सकती है जिसका खुद ही सब कुछ लुट चुका है। लेकिन फिर भी वह उसकी बात सुनने को तैयार हो गई और उस आदमी ने जो कुछ कहा सुनकर सिंदूर हैरान हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले और वह ज़ोर से चिल्लाई, हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा बोलने की? मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होऊंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ऊपर जाकर आरंभ को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आखिर उस अनजान आदमी ने सिंदूर से ऐसा क्या कहा कि वह इतना चिढ़ गई? क्या सिंदूर उस अनजान आदमी की बात मान लेगी? आखिर क्या कहा उस अनजान आदमी ने सिंदूर से? जानने के लिए बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही इसका अगला भाग पब्लिश कर दिया जाएगा। और कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।